का गठन हुआ। हम मात्र 18 औसत आयु 18 वर्ष है इस क्लब की, और हम लोगों ने चाहा कि हम इस प्रकार का क्लब बनाएं जो सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहे और जन जन तक पहुंचे और जन की आवाज प्रतिनिधियों तक पहुंचाए। इसके तहत हमने जनता की अदालत कार्यक्रम करवाया और जो जारी भी है। पहले चरण में हमने प्रतिनिधियों का इंटरव्यू उनके कार्यालय में जाकर लिए। वह लगभग अधिकतर हम चाहे थे जनता का इंटरव्यू लिया गया, जनता की परेशानियों को भापा गया और उसके बाद हमने यहाँ पर प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। यहाँ पर हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी जो विगत 13 वर्षों से विधायक बने हुए हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद है, माननीय ढाल सिंह जी विशेष, और कांग्रेस प्रत्याशी जिनकी सरकार 10 साल से सरकार प्रदेश लेवल पे है, वो भी यहाँ पर आमंत्रित है और यहाँ पर उपस्थित है, माननीय भोयराम जी चौधरी। और हमारे साथ उपस्थित है बसपा प्रत्याशी जिनकी जो प्रमुख हैं मायावती जी, वो मुख्यमंत्री पद पर उत्तर प्रदेश में रह चुकी हैं, वो भी हमारे साथ उपस्थित है, श्याम दुर्वे जी। और हमारे साथ उपस्थित हैं सपा प्रत्याशी माननीय अर्जुन सिंह जी काकोड़िया, जो मंच पर आप सभी प्रत्याशी देख सकते हैं सपा प्रत्याशी हैं। उनके प्रमुख जो है मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चला रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना प्रत्याशी माननीय महेश गौतम जी, जिनकी सरकार महाराष्ट्र में चलाई जा चुकी है, भाजपा और शिवसेना गठबंधन में। क्योंकि शिवसेना और भाजपा महाराष्ट्र लेवल पर ही सीमित है, इसलिए मध्य प्रदेश में उनके दो भाजपा का प्रत्याशी और शिवसेना प्रत्याशी गठबंधित नहीं हो पाए। और हमारे साथ उपस्थित है 5 उम्मीदवार, 7 में से 2 उम्मीदवारों की जो जानकारी है, अशोक कुमरे जी जो गोंडवाना से हैं, उन्हें हमने संपर्क किया था। आज सुबह से उनके गृह गांव जाके उनसे संपर्क किया था, उन्हें आमंत्रण हमने दिया था, परंतु वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। इसके कारणों की जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। और जो 7वें प्रत्याशी हैं श्री नारायण जी, जो हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई, वो कहाँ के हैं। हमें 2-3 जानकारियाँ मिली, एक तो वो दिगोरी से हैं, दूसरा वो लखनऊ से, तीसरा और किसी गांव की। तो इस प्रकार हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए और हम अभिनंदन करते हैं सभी जनता का और प्रत्याशियों का। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कुर्सी जो आप देख रहे हैं, ये विधायक की कुर्सी है और विधायक के लिए अभी उम्मीदवार हैं, तो उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आप कुर्सी में बैठिए। और उससे पहले मैं बैठ के देखना चाहता हूँ कि क्या मजा आता है इस कुर्सी में बैठने में। और मुझे तो कोई मजा नहीं आया, परंतु राजनेताओं को इस कुर्सी में बैठने में क्या मजा आता है देखते हैं। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ महेश गौतम जी को, जो शिवसेना प्रत्याशी हैं और वो आ रहे हैं। हमारे सामने मौजूद है शिवसेना प्रत्याशी तीर कमान के साथ जो उपस्थित है माननीय महेश गौतम जी, और हम फ्रेंड्स क्लब बरघाट और जनता जो इन्हें वोट डालेगी, कुछ मौजूद है यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग, बरघाट का बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ मौजूद है और उनसे वह ये इनकी जनता की अदालत में आए हैं, तो इनसे सवाल है। तो खैर गोल होना तो आम बात हो चुकी है, इसमें कोई पछताने वाली बात है नहीं है, कुछ आश्चर्यजनक हुआ नहीं, परंतु ये हमारी कृत्रिम व्यवस्था है जो करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है माननीय महेश गौतम जी जो शिवसेना प्रत्याशी हैं और हम इन्हें पहले मौका देते हैं, अब वो अपनी बात रखें जनता के सामने। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं आप सभी लोगों का, फ्रेंड्स क्लब बरघाट का, बरघाट क्षेत्र के सभी मतदाता
बंधुओं का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। आगामी 1 तारीख को चुनाव होना है और आप लोगों के सामने मैं भी शिवसेना के प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं। इसके पहले कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही देश में सत्ता में काबिज रही हैं और दोनों का शासन चलता रहा है। दोनों की नीतियों को जनता ने समझा, परखा। अब तीसरे विकल्प की तलाश है। दोनों से जनता परेशान हो गई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हमारे यहाँ विधायक सांसद बीजेपी के हैं। कौन नहीं जानता इनको, सब रग रग से वाकिफ है। कांग्रेस ने जहां बिजली, पानी, सड़क, अनाचार, अत्याचार से लेकर नाना प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया, वहीं पर हमारे क्षेत्रीय 3 बार 13 वर्ष विधायक की कुर्सी पर विराजमान वर्तमान विधायक डॉक्टर ढाल सिंह जी बिसेन जी ने क्षेत्र का विकास तो कभी किया नहीं, खुद का, रिश्तेदारों का और दलालों का जेब भरा, सर्वविदित है। मैं भी बीजेपी समर्थक हूं, बीजेपी में पदों पर रहा, बजरंग दल में रहा, 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष का दायित्व रहा, बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में रहा, महामंत्री के पद पर। मैंने इनकी नीतियों को समझा। माननीय महोदय ने कभी ये नहीं सोचा कि बरघाट क्षेत्र का कोई नौजवान कभी आगे आए, आगे बढ़े, कुछ करने की तमन्ना रखे। इनका दमन चक्र हमेशा रहा। इसका प्रमाण 14 तारीख की घटना है, जिसको ये घर घर, चौक चौक जाकर ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं कि मैंने ये काम नहीं किया। हमारे बरघाट क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है। अभी शनिवार के दिन की जो घटनाएं हैं, आरटीओ खड़ा था, शर्मनाक स्थिति है। हमारे यहाँ पर कांग्रेस का शासन है, बीजेपी के सांसद विधायक हैं। ये नपुंसक नेताओं ने कभी जनता के बारे में ये नहीं सोचा। हम पिछड़े एरिया के लोग हैं, आरटीओ 100 रुपए चंदा वसूला। बीच में आपके साथ में और लोग हैं, इनसे पूछिए अगर मैं कोई आरोप लगा रहा हूं प्रशासन के ऊपर या यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर। प्रतिनिधि इसलिए बनता है कि नेतृत्व करे। इन जनप्रतिनिधियों में नेतृत्व क्षमता का अभाव रहा। किसी नेता ने आकर ये नहीं कहा हम पिछड़े एरिया के लोग हैं, 100 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी औकात की बात होती है। 100 रुपए लेकर हम काश्तकार घर से आते हैं। मैं भी काश्तकार का बेटा हूं, खुद नागर पावड़ा चलाना आता है। माइक पे फूकने वाली बात है कि किसान का बेटा है, ये व्यर्थ है, अफवाह है, बकवास है। इस लूट को ये नेता अगर चाहते, इनमें 1% भी जागरूकता रहती और संवेदनशीलता रहती, या जनता का हित ये चाहते, तो आरटीओ महोदय से निवेदन करते। निवेदन कैसे करते? शर्म आती इनको करते, क्योंकि चंदा वही अधिकारी कर्मचारी दे रहे हैं, थाने की दलाली चल रही है। कभी हमारे महोदय ने, विधायक महोदय ने ये नहीं किसी गरीब के लिए अगर फोन कर दिया हो कि पुलिस प्रताड़ित कर रही है, कोई समस्या है, तो बिल्कुल नकारा बात है, सर्वविदित बात है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव के मद्देनजर में कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। स्वतंत्र, इस देश में हर आदमी को स्वतंत्रता है, वो अपनी बात कह सकता है, चुनाव लड़ सकता है। यहां तक मानव अधिकार का हनन, अभी मेरे साथ जो घटना हुई थी उसकी सीबीआई जांच की मांग मैंने की है और उसमें ये मांग भी की है कि महोदय का मोबाइल, अरुण उपाध्याय, जिनका नाम मेरे को जानकारी में बाद में आया अपहरण के बाद में, और विधायक महोदय की जो बात हुई, मेरे घर पुलिस आ गई। बात करते हैं जो इन्होंने कहा कि सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये सच्चाई है तो गीता की कसम खाएं और कहें कि ये काम मैंने नहीं करवाया। एक ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, 3 लोगों का अपहरण करवाया उस दिन। ये घृणित कार्य है। ऐसी राजनीति पर धिक्कार है और ऐसी राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए कि लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। जहां तक बात रही विकास की, 13 साल में जिसने विकास नहीं किया, एक विधायक को बहुत पैसा मिलता है, 40 लाख रुपए 1 साल में मिलता है, 48,000 रुपए प्रति माह मिलता है। उसको दलाली करने की, ये दलाली करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
प्रतिनिधि को, एक विधायक को 48,000 रुपए मानदेय मिलता है और 40 लाख रुपए विकास कार्य के लिए मिलते हैं, जिसमें 1 रुपए भी अगर विकास कार्य में खर्च हुआ हो, हमारे नजर में तो कुछ नहीं दिखता। अगर विकास कार्य होता है तो चंद दलाल है, 3-4 टिया गिने चुने हैं, बिल्कुल साफ स्थिति। कितने दिनों के लिए मिलता है 40 लाख रुपए? हाँ, 1 साल के लिए मिलता है और ये लगभग हर आदमी को मालूम है। और सवाल जवाब थोड़े बाद में करेंगे आप, क्योंकि मेरे को बोलने का मौका दिया गया है, मैं अपने विचार रख रहा हूं। माननीय महोदय, मेरी डॉक्टर साहब से कोई व्यक्तिगत बुराई नहीं है, हर जगह प्रचारित भी करते हैं, मेरे भांजे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, ये वो कंस मामा है जिनने भांजे कृष्ण को उड़वाया था, और यही भांजा कृष्ण जो है अपना तीर इनके सीने पर चलाएगा। आगामी 1 तारीख को पता चल जाएगा। कम शब्दों में और आगामी चुनाव में मैं निवेदन करता हूं कि शिवसेना के पक्ष में आप मतदान करें। जहां तक रही बात भोयाराम जी की, तो ये गले की हड्डी लटके हुए हैं कांग्रेसियों के। मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोपी नहीं हूं। हमारे यहाँ पर भी नेतृत्व है, लोगों में नेतृत्व क्षमता है, और आगामी समय में आप अपना मतदान करें, आपको स्वतंत्र अधिकार है। आप अपना मतदान शिवसेना के पक्ष में करें। मैं ऐसा नेतृत्व देना चाहता हूं आपको। बरघाट क्षेत्र का हर नौजवान स्वतंत्र जिंदगी जिएगा, उसको आजादी होगी, रोजगार के अवसर होंगे। धन्यवाद। और इनके जो थोड़े उत्तेजित भाषण है, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो 40 लाख रुपए साल की आप बात कर रहे हैं, तो ये बताएं आप क्या करेंगे जब आपको 40 लाख रुपए साल के मिलेंगे? 40 लाख रुपए जब 1 साल में आदमी को मिलता है, तो उसमें निर्धारित होता है कि आप जैसे किस मद में आप कितना पैसा दे सकते हैं। मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी, हम कृषि प्रधान क्षेत्र के आदमी हैं। हमारे क्षेत्र में धान की खेती होती है, जो सिंचाई की व्यवस्था सबसे पहले, क्योंकि अगर हमारे गांव में अगर फसल नहीं पकती है गांव देहात में, तो हमारे शहर के धंधे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा शहर में बैठा हुआ व्यापारी विचार करता है गांव की फसल के लिए। तो सबसे पहले कृषि विकास, जिसमें तालाब जो है हमारे यहाँ पर, तालाबों की सफाइयों का काम, जिसमें डस्ट आ गया। जैसे हमारी केपीसिटी शुक्ला तालाब की जो है 23 फीट पानी रहता था, जिसकी क्षमता 19 फीट हो गई है। अगर ये 4 फीट पानी मिलता तो 8 दिन कम से कम हम इस पानी को चला पाते, तो हमारी फसल जो है और 20 गांव उससे सिंचित होते। हमारे यहाँ पर जब 1952 में जब तालाब बना था, ये तालाब अंग्रेजों के हाथ का बना हुआ था। 1952 से जब हमारा शुक्ला तालाब चालू हुआ, बोरी समस्या की भी ऐसी बात है, सेम ऐसी प्रक्रिया है, वो भी अंग्रेजों के जमाने का है। उस दिन भी मैंने ये सारा टाइम को यही बात कही थी। 32 गांव पे आ गया है वो सींचा, 20 गांव अकाल पे चले गए। नहीं, आप क्या करवाएंगे 40 साल में, ये बताइए। ये तो बात की बात है। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी सिंचाई व्यवस्था है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। बाकी जो काम है, सड़क, एक विधायक के पास इतना पावर नहीं होता कि वो किसी को रोजगार मुहैया करा दे। ठीक है, मैं अभी जो वर्तमान विधायक भी है, उनने भी नहीं कराया है। अगर उनने भी किसी को नहीं कराया है, ये बिल्कुल निष्पक्ष बात है कि उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। बुराई है तो दलाली। हाँ, अब मैं जनता के समझ जाऊंगा। कोई इनसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, हाथ खड़े करें। और हम बढ़ते हैं जनता की ओर। भी आप उठ रहे हैं। आपका सवाल क्या है? मैं पूछना चाहता हूं माननीय महेश गौतम जी से, जो कि शिवसेना के अधिकृत प्रत्याशी हैं। शिवसेना का एजेंडा ऐसा है कि क्या शिवसेना ये चाहती है कि आपस में लड़ाई हो, हिंदू मुसलमान लड़े, जिसका इस पर प्रमाण अभी देखने को मिला। 2 शब्दों में कहूँगा कि अमीनगंज में एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करता है, तो उसका इतना बवाल मच जाता है कि पूरे शहर का माहौल गंदा हो जाता है। लेकिन जब वही लड़का चचेरा भाई अपनी चचेरी बहन के साथ बलात्कार करता है, तो आवाज क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो हिंदू है। गंज में शादी करा उस लड़के ने, वो इसलिए चर्चा हो गई वो मुसलमान है। ऐसा भेदभाव क्यों? ये पूछना चाहता हूँ शिवसेना के आदरणीय महेश गौतम जी से। आपका कोई जवाब इसमें? जहां तक बात है हिंदू मुसलमान की,
तो शिवसेना में अभी मैं मुंबई गया था, आसिफ अली वहां पर, जहां पर आमदार कहते हैं महाराष्ट्रियन भाषा में, वो विधायक हैं वहां पर। ऐसी कोई नीतियां नहीं है। सिर्फ शिवसेना की एक नीति है कि आप अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का अन्न खा रहे हैं, वंदे मातरम कहना होगा। हम लोगों को वंदे मातरम कहना होगा यदि हिंदुस्तान में रह रहे हैं। यहाँ पर शिवसेना किसी साथ भेदभाव नहीं करती, इनका कहना है। और आप लोगों में कोई किसी सवाल? हमारे तिवारी सर जी। और महेश गौतम जी, आपसे मेरा ये सवाल है, ऐसी अफवाह है कि आपने अपने अपहरण की जो एक साजिश रची है, एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आपने अपने अपहरण की अफवाह उड़ाई, इस बारे में आपका क्या कहना है? तो क्या चाहते हैं आप? क्या सीबीआई जांच में सही पाया जाएगा? क्यों नहीं पाया जाएगा? सच्चाई सामने आएगी जनता के, सही पाया जाएगा। और सच्चाई है ये। और मैंने इसके पहले भी कहा कि माननीय विधायक इसके बाद आएंगे, उनसे पूछना वो गीता की कसम खाकर कहें। अगर गीता की कसम खा लिया उन्होंने तो मान जाइए कि वो निरा झूठ बोल रहे हैं। अभी जो उनकी जो स्थिति है, हमेशा कभी सच नहीं बोलते हैं उन्होंने। नहीं, फंसने वाली कोई स्थिति नहीं है। अभी जो गीता की कसम खा के कहें वो सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि सच जो है बहुत कड़वा होता है। सूरत देखिए, सूरत से पता चल जाएगा अपराधी कौन है। और मेरे सामने आज भी वो बहरई में आए थे तो उनकी सूरत से पता चल गया था, ये अपराधी सामने आ गया। फंसने वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आप जो है अपने बातों से नहीं मुकरना चाह रहे हैं। और आपका सवाल सौरभ जैन जी। जी, मैं आपसे ये सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि अभी कुछ देर पहले ही आपने अपने भाषण में कहा कि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ था, बजरंग दल का भी नेतृत्व किया है, या ब्लॉक अध्यक्ष की दावेदारी में भी आप रहे हैं बीजेपी से। तो अब बीजेपी क्यों छोड़ चुके हैं आप? अब आप बीजेपी क्यों छोड़ चुके हैं? क्या आपके पास इसका उत्तर है? अरे भाई, बीजेपी शिवसेना एक जुड़वा भाई है। हमारे भी घोषित मुख्यमंत्री उमा भारती जी हैं। नेतृत्व की बात है, हाँ, तो किसी की बपूती नहीं है। विधायक महोदय हाईकमान पे प्रेशर डालकर कि मैं 3 साल, अरे 3 साल क्या, 3 साल बाद आपको लोकसभा में चले जाना चाहिए, ऋण की अड्डी आपकी। हाँ, हम भी उमा भारती को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। साफ स्थिति है, हम बीजेपी से अलग नहीं है। महाराष्ट्र में भी समझौता है हमारा, केंद्र में भी है, सिद्धांत भी एक है, बिल्कुल साफ स्थिति। आप एक ही मुख्यमंत्री से के जरिए दो पार्टियों को जोड़ रहे हैं। और आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं। आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि इनको टिकट नहीं मिल पाती क्योंकि ये छोटे कार्यकर्ता हैं और इसलिए ये शिवसेना में ज्वाइन किए, क्योंकि इनका रास्ता एक ही है। और आप इधर आए। जनता की अदालत में जनता की ज्यादा सुनी जाएगी, उम्मीदवार की कम सुनी जाएगी। जनता क्या बोलती है ये बात? माननीय सम्मानित शिवसेना के प्रत्याशी भाई महेश गौतम से निवेदन करना चाहता हूं, जनता की अदालत में बताएं कि आपके खिलाफ कुछ आपराधिक मामले जो दायर किए गए हैं, जो क्या सच है, और सच नहीं तो पुलिस ने क्यों दायर किए, क्या उसमें भी कोई बेईमानी है? अगर इससे कि अगर आप किसी पर बेईमानी के आंच लगाते हैं, कृपया आप बताने का कष्ट करें। क्या वो सच्चाई है? तो सच्चाई तो आपको नैतिकता के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। और उस अदालत में आपका न्याय होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसमें आप अपना निर्णय यहाँ जनता की अदालत में बताएं कि वो सच्चाई क्या है। तो क्या आप ये जिनका बात है क्या सही है? मेरे ऊपर आज की तारीख पे सिर्फ अदालत में बरघाट कॉलेज में जो चक्काजाम हुआ था और एक 107 से 116 2 मामले कायम है। तो ये कोई मामले नहीं है। बाकी जो भी मामले रहे होंगे उनमें मैं विनर हूं।
और ऐसा कोई मामला मेरे ऊपर आज की तारीख पे ऐसा कोई है ही नहीं है। आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते रहते हैं। अच्छा ठीक है, आपका क्वेश्चन ये समझ नहीं पाए हैं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप पर कुछ ऐसे मामले चल रहे हैं जो न्यायालय में, क्या 2 ही मामले चल रहे हैं क्या और अन्य मामले? हम कह रहे हैं कि बरघाट पुलिस ने आप पर चोरी और कुछ ऐसे प्रकरण लगाए, क्या वो सत्य थे? क्या वापस ले लिया शासन ने? ये बताने का कष्ट करें। कोर्ट ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया तो आरोपी कैसे हो गया? ये अध्यक्ष महोदय को छोटी मानसिकता से दूर हट के बात करना चाहिए। आप अब मैं कुछ सवाल इनसे पूछना चाहूंगा और क्योंकि हम जानते हैं विधानसभा चुनाव एक छोटा मोटा चुनाव नहीं है और इसमें उम्मीदवारों को काफी खर्चा आता है और 9 लाख रुपए चुनाव आयोग ने कर दी है इसकी खर्च करने की, तो आप कितना खर्च कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 30-35 हजार रुपए, 50 हजार रुपए आखिरी बजट है मेरा। आप 50,000 रुपए आखिरी बजट है और ये बताइए ये पैसा आप घर से लगा रहे हैं या चंदा करके कुछ? मेरी खेती बाड़ी है और खेती बाड़ी से मेरे को लगभग इतनी तो आय होती है कि मैं 40-50 हजार रुपए खर्च कर सकता हूँ। आप खेती बाड़ी से किसान हैं और 40,000 रुपए खर्च करने की रखते हैं क्षमता, और आपसे ये सवाल है कि आप जो विधानसभा चुनाव करेंगे लड़ रहे हैं और आपको नगर पंचायत चुनाव में मात्र 100 वोट मिले थे, 108 वोट इनके मिले थे, हमारी जानकारी कुछ गलत थी, तो आप विधानसभा चुनाव में कितने वोट लेंगे? नगर पालिका चुनाव जो है स्थानीय निकाय का चुनाव था और जहां तक खर्चे के बजट की बात है तो मेरा खर्चा और नगर सेठों का खर्चे की तुलना करेंगे तो मेरा 7,050 रुपए चुनाव खर्चा था और इनका 10 लाख रुपए, तो तुलना करिए 108 वोट जो मुझे मिले तो मैं आपको विनर मानता हूं क्योंकि 108 जो अंक है हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा अंक है, जैसे मुसलमानी में 786। अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि 10 लाख खर्च करने वाला नेता जीत सकता है और 7-8 हजार रुपए वाला नहीं जीत सकता, यानी यहाँ पर नेताओं की छवि की कोई बात ही नहीं आती। यहाँ पर नेताओं की जहां तक छवि है तो बरघाट नगर में अनिल जी ठाकुर जी जो थे उनके प्रति लोगों की एक भावना थी कि बहुत अच्छे वर्कर हैं, बहुत अच्छे सेवक है, जनता के गरीबों के हितैषी हैं, ये उनकी एक अपनी छवि थी। और विजय सूर्यवंशी जी जो थे उनकी नगर पालिका में 5 साल उन्होंने काम किया, उनकी वर्किंग थी जो उनका जनाधार था। नहीं तो आपने किसी हिसाब से कहा कि उन्होंने 10 लाख रुपए लगाया और मैंने 7, तो क्या आप रुपए से तोड़ रहे हैं? मेरे को 108 वोट मिल गए, बहुत अच्छे मिल गए। देखिए उस समय मैं स्टूडेंट था यहीं पर कॉलेज में, मेरी स्थिति 7,500 लाख की थी, मैं भी और खर्चा करता, दारू पिलाता और वोट बटोरता। क्या अच्छा, यानी लोकतंत्र इतना बिक गया है कि दारू पिला के वोट दिए जाए? हम आपसे कहते हैं कि हम इतने बिक नहीं गए हैं, हम मतदाता हैं, हम दारू पी के वोट नहीं देते हैं। एक सवाल है, आप आइए यहाँ पर मंच में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतदाता पैसे लेके वोट देते? देखिए ये पिछड़ा एरिया है, गरीबों को जो पैसे, लोभ, लालच, अन्य मदों से प्रभावित किया जाता है और नाना प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, पैसा दिया जाता है, शराब का माध्यम, कई माध्यम हथकंडे अपनाते नेता और अपने ब्लैक मनी का दुरुपयोग करते हैं। और अच्छा ये बताइए कि ब्लैक मनी आती कहाँ से है? आप यानी ब्लैक मनी आती कहाँ से? ब्लैक मनी जो टैक्स, ब्लैक मनी का अर्थ है कि जिसको आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, अपने कारोबार को की ओरिजिनलिटी ना बताकर उसको छोटा बता रहे हैं, ये ब्लैक मनी हो गया। अच्छा ठीक है, इनका कहना है कि मतदाता जो है यहाँ इस क्षेत्र में, क्योंकि शहरी मतदाता तो समझदार होता है, ग्रामीण मतदाता जो है इन्हें खरीद फरोख्त की जाती है। आगे
आप लोगों में से कोई क्वेश्चन? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्या क्या जानकारी इस क्षेत्र के बारे में आप ही बताइए कि समस्याएं जो हैं इस क्षेत्र की, आप ये मत कह के डालिएगा जैसे हमारे इंटरव्यू में इन्होंने डाले थे कि हम उंगलियों में नहीं गिना सकते, परंतु हम चाह रहे हैं कि उनमें से 2-4 आप बताएं। सड़क की हालत खराब है, सिंचाई व्यवस्थाएं हैं, बेरोजगारी है, हमारे क्षेत्र का पिछड़ापन जो है, गाँव में बिजली नहीं है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां बिजली की समस्या है, लोगों में शिक्षा के लिए जो विद्यालय है जहां शिक्षकों की भर्ती होना चाहिए वहां शिक्षक नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। उंगली पे नापने वाला कोई प्रश्न ही, समस्याओं का अंबार है। हम आपसे 2-4 समस्याएं पूछना चाह रहे थे और आप इस समस्याओं को, जैसे आप जीत भी जाते हैं तो आप कह रहे हैं कि उमा भारती जी मुख्यमंत्री हम करते हैं, तो जीत भी जाते हैं तो क्या आपकी पार्टी समर्थन करने देगी? क्यों नहीं, बीजेपी के अतिरिक्त किसी पार्टी को शिवसेना समर्थन देती ही नहीं। अच्छा, तो बीजेपी को शिवसेना समर्थन देती है। अब आप ये बताइए कि क्या जरूरी है कि आपके समर्थन से उमा भारती मुख्यमंत्री बने या इससे पहले ही कांग्रेस बन जाए? तो ये क्या जरूरी है कि ढांसी बिसेन जी के मत से उमा भारती जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी? चलो ठीक है, आपने हमसे मुलाकात की, इसके लिए हम आपसे शुक्रिया अदा करते हैं और आप अपनी जगह पे जाके बैठिए, हम आपके पास आएंगे। प्रत्याशी जो पिछले 3 चुनाव से हमारे विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय श्री श्याम सिंह धुर्वे, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं। हमारे सहयोगी उन्हें लेने गए हैं और आप प्रस्थान करते हुए और वहां से आप निकल गए हैं और हमारी ओर आ रहे हैं। हमारा एक विचार था कि सभी प्रत्याशियों को एक मंच में बैठा के बात की जाए, परंतु अनहोनी के कारण उन्हें कराया गया और उन्हें एक एक करके बुलाया जा रहा है। अब हमारे सामने उपलब्ध हैं श्याम सिंह धुर्वे, जो जनता की अदालत में पेश हुए हैं, हमारे सामने पेशी दे रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारे द्वारा ही ये यदि चुनाए जाते हैं तो विधायक चुने जाएंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। मैं भी अपनी तरफ से इस मंच को धन्यवाद देता हूँ जो जनता को हमारी बात पहुँचाने के लिए जो मदद कर रहे हैं। आपने धन्यवाद प्रेषित किया, हमें बहुत बहुत खुशी हुई। आप ये बताइए कि आपने 3 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका जनाधार बढ़ा है कि बस वहीं के वहीं आप चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत बढ़ गया। जब पार्टी रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुई थी तब से हम जो है इसमें काम कर रहे हैं। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी भारत देश के 3रे नंबर की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। बढ़ा है जनाधार, हर जगह बढ़ा है, पूरे देश भर बढ़ा है। अच्छा, आप प्रदेश स्तर पे बरैया जी के साथ रहे हैं और अब जबकि बरैया जी पार्टी में नहीं है तो आप किसका साथ देंगे? बरैया जी का साथ देंगे कि मायावती जी का साथ देंगे? बहुजन समाज पार्टी का एक सिद्धांत है, इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें सिद्धांत महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक रूप से पार्टी चलाना है तो राष्ट्रीय स्तर से सिद्धांत चल के गांव तक आते हैं। एक आदमी के आने और जाने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि अपनी बात रखें, 10 मिनट के अंदर में ही अपनी पूरी बात रखें। ये किस हिसाब से आपके पास आ रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं, इसके लिए हम चाह रहे हैं कि ये अपनी बात रखें। माइक आप ये छोड़ आजादी के 56 वर्षों में हमारे इस बरघाट क्षेत्र में जो प्रगति होना चाहिए था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के राज में, वो ऐसा लगता नहीं कि इस क्षेत्र को कुछ मिला है।
क्षेत्र में ना तो एक भी इंडस्ट्री है, और जो किसान है वो किसानों की हालत वो भी देखी जा रही है। यहाँ की 75% जो किसानी है वो असिंचित है। 2-3 तालाब हैं तो वो भी अंग्रेजों के ज़माने में है। जैसा कांग्रेस लगातार झूठ बोलते आई है इस क्षेत्र के लोगों से कि हमने विकास किया, जैसा दिग्विजय सिंह बोलते आ रहे हैं 1.5 साल से कि हमने गाँवों का विकास किया है। अगर ये गाँवों का विकास करते तो यहाँ की जो जनता हजारों की तादाद में घर बार और बाल बच्चे छोड़कर दूसरे प्रांत और शहरों में जिंदा रहने के लिए नहीं जाती। लड़ाई हमारी इस बात की, यहाँ पर जो समाज है हमारे इन्हीं ऐसे ही लोगों का समाज है जो अधिकांश खेती और किसानी से जुड़े हैं। खेती और किसानी पकेगी तो यहाँ का व्यापारी उसका व्यापार चलेगा। परेशान तो व्यापारी भी है, व्यापारी को भी अपने क्षेत्र की प्रगति के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। और हम उनसे आह्वान करते हैं कि इस बार अगर हमारा साथ दे तो जितने व्यापारी हैं, हमारा तो मुख्य मकसद है, चूंकि मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, तो हमारा मकसद है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के जो नौजवान हैं, किसानों के यहाँ खासकर जो पैदा हुए हैं, उनका अनपढ़ बाप भी नांगर पकड़ रहा है और एमए और एमएससी पढ़ा हुआ लड़का भी नांगर पकड़ रहा है। इस बात का दुख, अगर वो इसीलिए उसके माँ बाप ने तो नहीं पढ़ाया है कि वो एमए पढ़ के एमएससी पढ़ के नांगर पकड़ता रहे, खेत में काम करता रहे। उसकी भी अपनी मनोकामना, उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसका भी अपना कोई सपना है। वो सपना तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राज में इसलिए पूरा नहीं हो सकता, इनका एजेंडा देख लो। आज का जो घोषणा पत्र है लच्छेदार है, एक आध सेंटेंस में लिखा हुआ है, वो भी मिट जाता है। इसके पहले बहुत